भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हमारे भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा हैं। अल्प मात्रा में विटामिन्स व खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हम विभिन्न खाद्य पदार्थों के जरिए करते हैं। हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन्स को उनके मूल रूप में अवशोषित करने में असमर्थ होता है। शरीर का वह तंत्र जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदल दिया जाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। हमारा पाचन तंत्र आहार नाल व पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। आहार नाल एक लंबी कुंडलिक पेशीय नली है। जीवित अवस्था में यह 4 से 5 मीटर लंबी, जबकि मरने के बाद 7 से 8 मीटर की हो जाती है। मनुष्य की आहार नाल का अधिकांश भाग डायाफ्राम के नीचे उदर भाग में पाया जाता है। केवल मुख, ग्रसनी व ग्रसिका ही डायाफ्राम के ऊपर होते हैं। मनुष्य की आहार नाल के मुख्य भाग निम्न हैं: मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदात्र, गुदा। आहार नाल का प्रथम द्वार मुख होता है, जो कि मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा होंठ, गाल, दांत, जीभ, कठोर तालु व कोमल तालु से बनती है। मुख गुहा 2 भागों में बटी होती है: मुख प्रघाण व मुख्य मुख गुहा। मुख गुहा का प्रत्येक दांत जबड़े की अस्थि के सॉकेट में स्थिर रहता है। ऐसा विन्यास थीकोडोंट या गर्तदंती विन्यास कहलाता है। दांतों में मसूड़ों के ऊपर का भाग क्राउन या शिखर कहलाता है। यह भाग कठोर भोजन कणों व सूक्ष्माणुओं के सीधे संपर्क में आता है, इसलिए यह एक कठोर पदार्थ इनेमल के आवरण द्वारा सुरक्षित रहता है। इनेमल मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ है। इनेमल के नीचे एक और कठोर परत डेंटिन पाई जाती है। यह परत क्राउन व रूट के बीच कनेक्टिव ब्रिज बनाती है। दांतों में रूट्स भी होती हैं जो मसूड़ों के नीचे स्थित होती हैं। ये रूट्स दांत को जकड़ कर रखती हैं। दांत का केंद्रीय कोमल भाग पल्प कहलाता है, जिसमें रुधिर वाहिनियों व तंत्रिकाओं का जाल पाया जाता है। यह दांत को पोषण प्रदान करने में सहायक है। दांत व मसूड़ों के बीच का भाग सीमेंटम होता है। यह कठोर पदार्थ दांत की जड़ों को आवृत करता है। मनुष्य के जीवन काल में दांतों के 2 सेट्स आते हैं। यह अवस्था डाइफायोडोंट या द्विबार दंती कहलाती है। वयस्कों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहले कतरने वाले इंसिजर या कृतनक, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे चीरने फाड़ने वाले कैनाइन या रदनक, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरे चबाने वाले प्रीमोलर या अग्र चवर्णक तथा चौथे चबाने वाले मोलर या चवर्णक, जिन्हें क्रमशः पीएम व एम से प्रदर्शित करते हैं। इन दांतों का वयस्क मनुष्य के ऊपरी व निचले जबड़े में निम्न विन्यास होता है: आई, सी, पीएम व एम। इससे वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र निम्न प्रकार निकलता है: 2 1 2 3 ऑब्लिक 2 1 2 3। दांतों के साथ मुख गुहा में जीभ भी पाई जाती है, जो कि मुख गुहा के फर्श से फ्रेनुलम लिंग्वी से जुड़ी रहती है। जीवा की ऊपरी सतह पर पेपिली पाए जाते हैं, जो स्वाद का ज्ञान कराते हैं। जीभ के अग्र भाग पर मीठा, पश्च भाग पर कड़वा तथा पार्श्व में नमकीन स्वाद का ज्ञान होता है। भोजन को जब मुख गुहा में चबाया जाता है तो वह लार के साथ मिलने के बाद बोलस कहलाता है। बोलस को जीभ द्वारा ग्रसनी की ओर धकेला जाता है। इस प्रक्रिया में कठोर तालु व स्वेलोइंग सेंटर भी सहयोगी होते हैं। बोलस जब ग्रसनी में प्रवेश करने लगता है तो सर्वप्रथम युवला नासा मार्ग को बंद कर देती है। साथ ही एपिग्लोटिस या घाटी ढापन ग्लोटिस अर्थात श्वसन द्वार को बंद कर देती है, जिससे बोलस श्वसन मार्ग में प्रवेश नहीं करता है। ग्रसिका
लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक संकुचनशील नलिका है जो ग्रसनी को आमाशय से जोड़ती है। यह डायाफ्राम को हाइटस छिद्र से भेदती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है। ग्रसिका आमाशय में जठरागम अवरोधनी कपाट या कार्डिय कपाट द्वारा खुलती है। यह कपाट भोजन को ग्रसिका से आमाशय में तो आने देता है, किंतु उल्टा जाने से रोकता है। आमाशय जे आकार की थैलेनुमा संरचना है। यह ग्रसिका व ग्रहणी के मध्य स्थित होती है। आमाशय द्वारा जठर रस का स्त्रवण होता है जो भोजन को पचाने में सहायक है। आमाशय की दाईं वक्रीय सतह लेसर कर्वेचर या लेसर ओमेंटम कहलाती है, जबकि बाईं वक्रीय सतह ग्रेटर कर्वेचर या ग्रेटर ओमेंटम कहलाती है। आमाशय सामान्य रूप से 4 भागों में बटा होता है। कार्डियक भाग जहां ग्रसिका आकर खुलती है, फंडिक भाग, बॉडी। फंडिक व बॉडी मुख्य भाग हैं। अंत में पाइलोरिक भाग जो पुनः 2 भागों में बटा होता है, पाइलोरिक एंट्रम व पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक भाग द्वारा आमाशय ग्रहणी में खुलता है। इस स्थान पर जठर निर्गम या पाइलोरिक कपाट पाया जाता है जो भोजन को ग्रहणी से पुनः आमाशय में आने से रोकता है। 3 मीटर लंबी छोटी आंत ग्रहणी, मध्यांत्र व क्षुद्रांत्र से मिलकर बनती है। ग्रहणी 25 सेंटीमीटर लंबी यू आकार की नलिका है। मध्यांत्र या अग्र क्षुद्रांत्र 1 मीटर लंबी कुंडलित नलिका है, जबकि क्षुद्रांत्र 1.75 मीटर लंबी अति कुंडलित नलिकीय रचना है जो इलियोसिकल कपाट द्वारा बड़ी आंत्र में खुलती है। बड़ी आंत्र का व्यास छोटी आंत्र से अधिक होता है। बड़ी आंत्र जो कि 1.5 मीटर लंबी होती है, 3 भागों में बटी होती है, सीकम या उंडुक, कोलन या बृहदांत्र तथा रेक्टम या मलाशय। सीकम या उंडुक क्षुद्रांत्र व बृहदांत्र की संधि पर पाया जाता है। यह एक छोटी अंधनाल है जिसमें इकोलाई जैसे सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। मवेशियों में इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। मनुष्यों में सीकम से जुड़ी 2 से 20 सेंटीमीटर लंबी एक कृमि रूपी संरचना पाई जाती है जो अवशेषी होती है। इसे कृमि रूपी परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। सीकम बृहदांत्र में खुलती है जो कि आरोही, अनुप्रस्थ व अवरोही भुजा में बटी होती है। अवरोही भुजा मलाशय में खुलती है जो कि एक थैलेनुमा रचना है। इसमें अपचित भोजन को स्टोर किया जाता है जिसे शीघ्र ही उत्सर्जित भी कर दिया जाता है। मलाशय एनस या गुदा में खुलता है जो कि अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। आहार नाल की भित्ति में सामान्यतः 4 ऊतक स्तर पाए जाते हैं। सिरोसा, बाह्य पेशी स्तर, अधः श्लेष्मिका व श्लेष्मिका। सिरोसा सबसे बाहरी परत होती है जो कि एक पतली मेसोथीलियम होती है। यह प्रत्यास्थ तंतुमय योजी ऊतक की बनी होती है। सिरोसा बाह्य पेशी स्तर में सतत होती है। पेशीय स्तर में आंतरिक वर्तुल व बाह्य अनुदैर्ध्य अरेखित पेशियों के स्तर होते हैं। बाह्य पेशीय परत अधः श्लेष्मिका में सतत होती है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है। इसमें तंत्रिकाएं, रुधिर, लसिका वाहिनियां, तंतु व श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रहणी क्षेत्र में इस परत में अनेक ग्रंथि कोशिकाएं पाई जाती हैं। श्लेष्मिका आहार नाल भित्ति की सबसे अंदर की परत है जो आहार नाल गुहा की ओर खुलती है। यह परत श्लेष्म उपकला की बनी होती है। इसमें गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं जो श्लेष्म स्त्रवण का कार्य करती हैं। आमाशय भित्ति में इस परत में अनेक अनियमित वलन पाए जाते हैं जिन्हें रगी कहते हैं। छोटी आंत्र में इसके द्वारा रसांकुर बनते हैं जो अंगुली समान प्रवर्ध होते हैं। इसके अलावा इस परत द्वारा दरारें भी बनती हैं जिन्हें लिबर कुन की दरारें कहते हैं। रसांकुरों पर
ब्रशनुमा अनेक सूक्ष्म प्रवर्ध निकले होते हैं जिन्हें सूक्ष्मांकुर कहा जाता है। रसांकुर व सूक्ष्मांकुर दोनों मिलकर आंत्र में अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। प्रत्येक रसांकुर में अनेक केशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें लैक्टियल या स्तन्य केशिकाएं मुख्य हैं। श्लेष्मिका की मोटाई आहार नाल में लगातार बढ़ती जाती है। आहार नाल में इनके अतिरिक्त और भी कई विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए ग्रहणी की अधः श्लेष्मिका में ब्रूनर्स ग्रंथियां बनती हैं जो लिवर कुंड की दरारों में खुलती हैं। ये ग्रंथियां क्षारीय रस का स्त्रवण करती हैं। छोटी आंत्र की श्लेष्मिका स्तर में पैनीत कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये आंत्र रस के एंजाइम्स का निर्माण व स्त्रवण का कार्य करती हैं। मध्यांत्र व क्षुद्रांत्र की अधः श्लेष्मिका में छोटी लसिका गांठें पाई जाती हैं जिन्हें पेयर्स पैचेस कहते हैं। ये प्रतिरक्षा को मजबूत करती हैं। ऑर्बैक्स प्लेक्सस नामक तंत्रिका जाल अनुदैर्ध्य व वर्तुल पेशीय स्तरों के बीच पाया जाता है जो पेशीय संकुंचन में सहायक है। मिस्नर्स प्लेक्सस वर्तुल पेशीय स्तर व अधः श्लेष्मिका के बीच पाया जाता है जो ग्रंथि का स्त्रवण में सहायक है। पाचन तंत्र में अनेक पाचक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जिनमें लार ग्रंथियां, यकृत व अग्नाशय प्रमुख हैं। हम जब भी भोजन करते हैं या स्वादिष्ट भोजन केवल देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है। यही पानी लार कहलाता है तथा इसका स्त्रवण लार ग्रंथियों द्वारा होता है। लार ग्रंथियां वाहिनियों द्वारा लार का स्त्रवण मुख गुहा में करती है। मनुष्य में लार ग्रंथियां मुख्य रूप से 3 जोड़ी पाई जाती हैं। पैरोटिड या कर्णमूल ग्रंथि, सब मैंडिबुलर या अधोजंभ ग्रंथि तथा सब लिंगुअल या अधोजिह्वा ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि की नलिका स्टेंसन्स नलिका कहलाती है जो ऊपरी जबड़े के निकट खुलती है। सब मैंडिबुलर ग्रंथि की नलिका वार्टन्स नलिका कहलाती है। यह निचले जबड़े के कृतनक दांत के ठीक पीछे खुलती है तथा सब लिंगुअल ग्रंथि की नलिका रिविनस की नलिका या बार्थोलिन की नलिका कहलाती है। यह निचले जबड़े में जीभ के अधर भाग में खुलती है। इन ग्रंथियों से स्त्रावित रस मुख में सम्मिलित रूप से लार का निर्माण करती है। अगली सहायक ग्रंथि यकृत है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में डायाफ्राम के ठीक नीचे दाईं ओर स्थित होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर जबकि वजन 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह 2 असमान पिंडों से बना होता है। बायां पिंड छोटा जबकि दायां पिंड बड़ा होता है। दोनों पिंड फैल्सिफेरम लिगामेंटम द्वारा अलग होते हैं। ये पिंड रेशेदार संयोजी ऊतक से ढके होते हैं जिन्हें ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। प्रत्येक पिंड में यकृत कोशिकाओं की अरीय कतारें होती हैं जिन्हें हिपेटिक कोर्ड्स कहते हैं। हिपेटिक कोर्ड्स के मध्य खाली स्थान होते हैं जिन्हें यकृत रक्त पात्र कहते हैं। यकृत में विशेष मैक्रोफेज या कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो पुरानी आरबीसीज का भक्षण करती हैं। यकृत कोशिकाओं द्वारा पित्तरस स्त्रवण किया जाता है। यह हिपेटिक डक्ट द्वारा पित्ताशय में पहुंचकर संग्रहित होता है। पित्ताशय से पित्त वाहिनी या सिस्टिक डक्ट निकलती है। हिपेटिक डक्ट व सिस्टिक डक्ट मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। अन्य पाचक ग्रंथि अग्नाशय है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जो ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य स्थित होती है। यह अनियमित आकार की मिश्रित ग्रंथि है जो कि बहिस्त्रावी व अंतःस्त्रावी दोनों की भूमिका निभाती है। बहिस्त्रावी ग्रंथि द्वारा अग्नाशय रस का स्त्रवण होता है जिसमें एंजाइम होते हैं। दूसरी ओर अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं इंसुलिन व ग्लूकागोन जैसे हार्मोन का स्त्रवण करती हैं। पैंक्रियाटिक डक्ट जो अग्नाशय रस लेकर आती है कॉमन हिपेटिक डक्ट के साथ मिलकर हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है। इसका दूरस्थ फूला हुआ भाग एम्पुला ऑफ वेटर कहलाता है। इस एम्पुला ऑफ वेटर का नियंत्रण स्फिंक्टर ऑफ ओडाई द्वारा होता है जबकि पित्त वाहिनी के नियंत्रण के लिए स्फिंक्टर ऑफ बोडेन होता है।
इस प्रकार आहार नाल पाचक ग्रंथियों के साथ मिलकर भोजन को पचाती है तथा अपचित भोजन को बाहर निकालती है। इस प्रक्रिया के लिए पाचन तंत्र जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में परिवर्तित करता है ताकि वह ऊर्जा मुक्त कर सके। भोजन का पाचन भोजन के मुख गुहा में जाने के साथ ही शुरू हो जाता है। मुख गुहा में दांत भोजन को चबाते हैं तथा जीभ उसमें लार मिलाती है। लार, जो कि क्षारीय प्रकृति की होती है, इसमें अनेक विद्युत अपघट्य जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आदि पाए जाते हैं। साथ ही एंजाइम जैसे एमाइलेज, लाइसोजाइम, थायोसाइनेट आदि भी पाए जाते हैं। लार एमाइलेज या टाइलिन कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। यह मुख गुहा में पाचन की शुरुआत करता है। टाइलिन का स्त्रवण केवल पैरोटिड ग्रंथि से होता है। टाइलिन स्टार्च को एक डाइसैकेराइड माल्टोज में बदलता है। लाइसोजाइम व थायोसाइनेट एंटीबैक्टीरियल रसायन हैं जो भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। भोजन को जब दांतों द्वारा चबाया जाता है तथा जीभ द्वारा इसमें लार मिलाई जाती है तो भोजन के बड़े कठोर कण छोटे पेस्टनुमा कणों में बदल जाते हैं। ऐसा भोजन बोलस कहलाता है। बोलस को निगलने की प्रक्रिया के दौरान सॉफ्ट पैलेट की यूवला नासा मार्ग को बंद कर देती है तथा एपिग्लोटिस या घाटी ढापन श्वसन मार्ग को बंद कर भोजन को ग्रसिका में प्रवेश करवाती है। ग्रसिका द्वारा किसी विशेष एंजाइम का स्त्रवण नहीं होता, उसमें मुख गुहा की पाचन क्रिया ही जारी रहती है। ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति, जिसे परसिस्टेल्सिस भी कहते हैं, इसके द्वारा जठरागम अवरोधनी कपाट खुलता है तथा बोलस आमाशय में प्रवेश करता है। जब भोजन आमाशय में प्रवेश करता है तो आमाशय भित्ति से श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व जठर रस का स्त्रवण होता है। यह भोजन को पचाने में सहायक हैं। श्लेष्मा झिल्ली आमाशय की आंतरिक भित्ति की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा करती है। आमाशय भित्ति में मुख्य या जाइमोजन कोशिकाओं द्वारा पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन का स्त्रवण होता है। परिधीय या ऑक्जेंटिक कोशिकाओं द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जबकि श्लेष्म ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा श्लेष्मा का स्त्रवण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसकी आमाशय में पीएच 1.5 से 2.5 लगभग 1.8 होती है, बोलस के जीवाणुओं को नष्ट करता है। साथ ही प्रोरेनिन व पेप्सिनोजन को सक्रिय कर रेनिन व पेप्सिन में बदलता है तथा पाचन का माध्यम अम्लीय बनाता है। रेनिन दूध प्रोटीन केसीन का, जबकि पेप्सिन अन्य प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय में पचित भोजन काइम कहलाता है। यह काइम जठर निर्गम अवरोधनी को पार कर ग्रहणी में प्रवेश करता है। काइम के कारण ग्रहणी में होने वाली क्रमाकुंचन गति से प्रेरित होकर यकृत व अग्नाशय क्रमशः पित्त रस व अग्नाशय रस का स्त्रवण करते हैं। ये दोनों सम्मिलित रूप से काइम को और छोटे कणों में तोड़ने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए पित्त में पित्त वर्णक पाए जाते हैं जो बिलीरुबिन व बिलवर्डिन हैं। साथ ही पित्त लवण, कोलेस्टेरोल व फास्फोलिपिड भी पाए जाते हैं। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, एमाइलेजेस, लाइपेजेस तथा न्यूक्लियेजेस एंजाइम पाए जाते हैं। ग्रहणी की म्यूकोसा से स्त्रावित एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में तथा काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तित करता है। पित्त रस व अग्नाशय रस काइम के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने लगते हैं। प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन तथा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम प्रोटीन्स, पेप्टोन्स व प्रोटीजेस को डाइपेप्टाइड्स में तोड़ता है। अग्नाशयी एमाइलेज एंजाइम पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स में तोड़ता है। लाइपेज एंजाइम पित्त रस की सहायता से वसा को पहले डाइग्लिसराइड्स में तथा फिर मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ता है। न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक अम्लों को
पहले न्यूक्लियोटाइड्स फिर न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ता है। इस प्रकार पित्तरस व अग्नाशय रस काइम के जटिल अणुओं को अवशोषण योग्य सरल अणुओं में तोड़ने लगते हैं। साथ ही आत्र भित्ति से स्त्रावित होने वाला आत्र रस भी अनेक एंजाइम युक्त होता है, जो इस प्रक्रिया को आसान बनाता है। इस रस में श्लेष्मा पाया जाता है, जो कि छोटी आंत्र की श्लेष्म उपकला की ब्रश बॉर्डर सेल्स द्वारा स्त्रावित होता है। आंत्र रस में अनेक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे डाइसेकेराइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज आदि, जिनके द्वारा पाचन प्रक्रिया पूर्ण होती है। भोजन का अवशोषण पाचन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटने के पश्चात निर्मित अंतिम उत्पाद रुधिर व लिम्फ की सहायता से संपूर्ण शरीर में पहुंचाए जाते हैं। अवशोषण की प्रक्रिया आहार नाल के विभिन्न भागों मुख, आमाशय, छोटी आंत व बड़ी आंत में पूर्ण होती है। सर्वाधिक पाचन व अवशोषण की क्रिया छोटी आंत्र में संपन्न होती है। इसकी आंतरिक सतह पर उपस्थित रसांकुर व सूक्ष्मांकुर अवशोषण की सतह बढ़ा देते हैं तथा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो अम्लों व विद्युत अपघट्यों का अवशोषण करते हैं। ये पोषक तत्व श्लेष्मिका से होते हुए रुधिर केशिकाओं में पहुंच जाते हैं तथा संपूर्ण शरीर में पहुंचा दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की तरह वसाकण रसांकुरों द्वारा सीधे अवशोषित नहीं होते हैं। वसा अम्ल व ग्लिसरॉल जल में घुलनशील नहीं होते हैं, इसलिए आंत्र कोशिकाओं द्वारा सीधे अवशोषित नहीं किए जा सकते हैं। सबसे पहले पित्तरस वसा का पायसीकरण कर इन्हें मिसेल में बदलता है, जो आंत्र श्लेष्मिका द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा इन्हें प्रोटीन से आवृत कर दिया जाता है। यह संरचना काइलोमाइक्रोन्स कहलाती हैं। ये काइलोमाइक्रोन्स रसांकुरों की लैक्टियल वाहिनी में प्रवेश करते हैं, जहां से इन्हें रुधिर प्रवाह में भेज दिया जाता है। छोटी आंत्र के साथ ही आहार नाल के अन्य भागों में भी अवशोषण की क्रिया होती है। मुख गुहा में दवाइयों व अल्कोहल की कुछ मात्रा का अवशोषण होता है और यह सीधे ही रुधिर में पहुंचा दी जाती है। आमाशय में पानी, कुछ लवण, ग्लूकोज व अल्कोहल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत्र में जल व कुछ खनिजों तथा दवाइयों का अवशोषण होता है। अवशोषित पदार्थ अंत में ऊतकों में पहुंचकर विभिन्न क्रियाओं में उपयोग में लाए जाते हैं। यह प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। अंत में अपचित अपशिष्ट बड़ी आंत्र से गुजरता है, जहां इससे जल अवशोषित किया जाता है तथा इसे ठोस बनाया जाता है। अंत में निर्मित अपशिष्ट मल या विष्ठा कहलाता है। यह विष्ठा मलाशय में जाकर संचित हो जाती है। विष्ठा का भूरा रंग स्टर्कोबिलिन व यूरोबिलिन के कारण होता है। विष्ठा में दुर्गंध इंडोल, स्केटोल व हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होती है। इनका निर्माण बृहदांत्र में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा अमीनो अम्ल के अपघटन से होता है। अब हम पाचन तंत्र को संक्षेप में समझते हैं।
पाचन तंत्र में कई विकार भी पाए जाते हैं। कभी कभी आंत्र में जीवाणुओं या विषाणुओं का संक्रमण हो जाता है। आंत्र में कभी कभी परजीवी संक्रमण भी होता है। यह संक्रमण फिता कृमि, गोल कृमि, हुक कृमि, पिन कृमि जैसे कई अन्य परजीवियों के कारण होता है। अपच तब होती है जब भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता। इससे पेट भरा भरा महसूस होता है तथा पेट दर्द भी होता है। अपच एंजाइमों के स्त्राव में कमी, व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता, अधिक भोजन करने तथा मसालेदार भोजन के कारण होती है। कब्ज या कोष्ठबद्धता में आंत्र की गतिशीलता अनियमित हो जाती है तथा मलाशय में मल रुक जाता है। वमन या उल्टी आना आमाशय में संग्रहित पदार्थों की मुख से बाहर निकलने की प्रक्रिया है, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित वमन केंद्र से नियंत्रित होती है। पीलिया शरीर द्रव व ऊतकों में पित्त वर्णकों की अधिकता से होता है। इसमें यकृत प्रभावित होता है तथा त्वचा व आंखें पीली दिखाई देने लगती हैं। अतिसार, दस्त, प्रवाहिका में आंत्र की अपसामान्य गति से मल अत्यधिक पतला हो जाता है तथा भोजन अवशोषण की दर घट जाती है।